Ji, Bismillah Rahman Rahim. We start class formally now. So today we will study about thesis statement, the most important statement in English essay. Apart from it, we will also revise different types of paragraph writing. तो पहले हमने हो सकता है किसी ने आप में से डेमो भी लिया हो, तो बाकी जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया था तो उनके साथ मैंने 2 दिन लगा के पैराग्राफ राइटिंग पे काम किया था। तो मैंने सोचा फॉर द ग्रेटर गुड, ठीक है, आप बेस पेरेंट्स हैं, यू पीपल आर क्लोज टू माई हार्ट, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो। तो अब 2 क्लासेस वाला काम मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ आधे पौने घंटे में उसको भी रिवाइज कर दें, ठीक है। वो उतना इफेक्टिव शायद ना हो पाए, बट ये है कि आपको थोड़ा, ये है कि आपको ट्रैक पे लेके आएगा, ठीक है। तो अगर आप अपने ट्रैक से इधर उधर जा रहे हैं तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स हैं उनको रिवाइज करने से पहले हम थीसिस स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट के बाद हम क्या करेंगे कि उन पैराग्राफ्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये है कि अगर आपने थोड़ा, मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बताऊं, अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट को समझ लिया, ठीक है, अगर उसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया और उस पे आप ग्रिप लेके आए, तो ट्रूली स्पीकिंग, बीइंग योर मेंटोर, बीइंग योर बिग ब्रदर, अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो इंग्लिश है उसकी तो आधी स्ट्रगल है आपकी यहीं पे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, ये पिवट है, ये सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पे आपका पूरा ऐसे, आपके ऐसे की आउटलाइन, आपका ईच एंड एवरी पैराग्राफ, बल्कि पूरा ऐसे उस पे, अगर ये सेंटर इधर उधर हो गया, अगर हमने सही तरीके से उसको पिन पॉइंट नहीं किया, तो हम क्या होगा कि हम अपने स्टांस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए बेहतर है कि हम अगर पास करना चाहते हैं इंग्लिश से विथ गुड नंबर्स, ठीक है, तो एक तो पहले सबसे प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश से पास हो जाए, ठीक है, 40 मार्क्स हमारी आ जाए, ठीक। हम किसी लालच में ही नहीं है, तो हमारी 40 मार्क्स कैसे आएंगी? तो सारी स्ट्रगल हमारी थीसिस पे है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, थीसिस पे फोकस नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है वो हो जाती है। नहीं, थीसिस पे अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आप ग्रिप लें अपने एसे पे, तो आपने अच्छे तरीके से थीसिस स्टेटमेंट को समझना है कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज। विदाउट थीसिस स्टेटमेंट यू कैन नॉट राइट अ परफेक्ट एसे। तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से थीसिस को यहाँ पे सुने और उस पे गौर करें, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज। इससे पहले मैं आपको बात बताऊं, यू कैन अप्रोच मी थ्रू माय फोन नंबर, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू, आई विल शेयर विथ यू टुडे। तो कोई मसला नहीं, अगर आपको रिप्लाई हो सकता है किसी टाइम लेट मिले तो सो बियर विथ मी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात ये कि यू कैन एक्सेस मी थ्रू ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, और उसके अलावा फेसबुक के थ्रू भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बात बताऊं, जो हमारा प्लान था, जो अभी उस पे हम हैं भी, उस ट्रैक पे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने तकरीबन उसके 3 लेक्चर्स करे हैं। और हमने टॉपिक सेंटेंस भी कल किया था, कंक्लूडिंग सेंटेंस, फिर हमने 4 लेक्चर्स कर लिए हैं। तो इंट्रोडक्शन राइटिंग एंड कंक्लूजन राइटिंग से पहले तो मैंने ये सोचा कि बेहतर है कि थीसिस स्टेटमेंट पे फोकस किया जाए और वो थीसिस स्टेटमेंट सबके साथ शेयर की जाए। तो आगे चलते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली एन आंसर टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा? जो आपको इंग्लिश ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। इट इज योर स्टांस ऑन द टॉपिक। आपने जो मौकिफ लिया है, हकीकत में वो मौकिफ ही आपका थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक। थीसिस ऑफ एन एसे इज योर मेन कंट्रोलिंग आइडिया।
ऑफ द एसे। ये पिवट है, ये सेंटर पॉइंट है जिस पे पूरा एसे उस पे इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। अगर ये सेंटर पॉइंट वो एग्जैक्ट सेंटर नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे एसे में मसला है, ठीक है। द थीसिस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन 1 or 2 सेंटेंस स्टेटमेंट। हम कोशिश करते हैं कि हम एक ही सेंटेंस स्टेटमेंट में लिखें, बट कहीं पे अगर हम नहीं लिख पाते या नहीं लिखना चाहते तो हम 2 स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखें यहाँ पे मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, दैट इज योर थीसिस, ठीक है। उसके इर्द गिर्द आपके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ठीक है, और अदर वेरिएबल्स पे इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर ये प्रॉपर थीसिस जो है सेंटर पॉइंट पे ना होगी, यहाँ पे हो, तो आप बताएं मुझे कि अच्छे तरीके से आप एक ऐसे लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर है कि आपको पता हो कि आपका जो है सेंटर पॉइंट कौन सा है। आगे चलते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेक अबाउट योर टॉपिक, ठीक है। मोर जनरल देन आइडियाज एंड फैक्ट्स यूज टू सपोर्ट इट। ये जो वेरिएबल्स, सब वेरिएबल्स, ये जो पैराग्राफ्स हैं, इनसे ये जनरलाइज होती है, क्योंकि सारे पैराग्राफ्स 1 by 1 इससे निकले हुए होते हैं। तो ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्म होती है क्योंकि पूरे टॉपिक पे आपका ये स्टांस होता है। तो ये जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये क्या क्वेश्चन फॉर्म में हम लिख सकते हैं? तो हम क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा मौकिफ क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, मौकिफ तो स्टेटमेंट में होता है ना। तो इसका मतलब कि जब आपका थीसिस आपका मौकिफ है तो आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यू कैन नॉट राइट थीसिस स्टेटमेंट इन अ क्वेश्चन फॉर्म बिकॉज थीसिस स्टेटमेंट इज योर स्टांस, इट्स एन assertion, it's a claim that has been made about a debatable issue which is being supported with evidence in your essay. तो ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ना, वो बाउंड्री बताती है कि एसे की बाउंड्री क्या है, ठीक है। तो एसे की बाउंड्री यानी एसे क्या जो स्कोप है उसके बारे में ये हमें बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी, उसमें एक मौकिफ लिया, स्टांस लिया, तो वो बताएगा कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये इसमें आने चाहिए, जो बाकी आर्गुमेंट्स हैं वो उसमें नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब ये थीसिस स्टेटमेंट ही होती है जो हमें बताती है कि ये आइडियाज आपके रेलिवेंट हैं और ये आइडियाज आपके इररिलेवेंट हैं। तो ये बाउंड्री ड्रा करती है बिटवीन रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट आइडिया, तो हमें ये स्कोप दे देती है। तो ये पहले भी मैंने आपके साथ कई बार इस ग्राफ को शेयर किया हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो रिलेवेंस होती है ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछे, अगर वो आपको अच्छा आंसर दे, बेहतरीन अंग्रेजी में, फिलहाल इस ग्रामर हो, ठीक है, वेल स्पोकन हो, बट आपका आंसर वो ना हो, तो आप क्या कहते हैं कि ये मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है। कितना भी अच्छा हो तो आपके काम का नहीं होता। तो रिलेवेंट मैटर्स अ लॉट, इट इज अ डिसाइसिव फैक्टर। अगर रिलेवेंस कम होगी तो मार्क्स आपको कम मिलते हैं, रिलेवेंस ज्यादा होती है तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं, और रिलेवेंस ज्यादा होगी तो मार्क्स आपको तभी जाके पासिंग मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपने आइडियल रिलेवेंस कौन सी होती है? 100% होती है, ठीक है। अब थीसिस स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? तो कहा जाता है कि, और अच्छे राइटर्स जो लिखते हैं वो कहते हैं कि जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो डिबेटेबल होनी चाहिए, कंटेंशियस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर डिबेटेबल नहीं होगी थीसिस स्टेटमेंट तो क्या होगी? अच्छे तरीके से आप उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम अगर लिखें कि द स्टॉप साइन इज रेड, इस पे आप क्या डिबेट करेंगे? बिल्कुल स्टॉप साइन रेड होती है, अब इस पे हम क्या डिबेट कर सकते हैं? तो दिस स्टेटमेंट हैज लेफ्ट नो रूम फॉर द एस्पायरेंट्स टू डिस्कस अपॉन द स्टेटमेंट। तो आपके लिए बेहतर ये है कि इसको थोड़ा डिबेटेबल बनाएं। किस तरीके से? आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से अगर लिखें कि द फैक्ट दैट
stop signs are red allows them to draw the attention of drivers much more quickly than other colors and helps to reduce driving accidents by 25%. That is debatable. आप कह सकते हैं कि नहीं सर ये कलर नहीं, दूसरे कलर्स की विजिबिलिटी ज्यादा है, वो कलर्स इससे भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स कम कर सकते हैं। तो फिर इस पे अच्छी डिबेट हो सकती है। बट इस पे क्या, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इस पे क्या डिबेट करेंगे? हो सकती है यूनिवर्सल ट्रुथ? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपके लिए ये बेहतर है कि जब आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएं तो इट मस्ट बी कंटेंशियस, इट मस्ट बी डिबेटेबल, इट मस्ट बी जनरल इन्फॉर्म, नॉट टू जनरल, जनरल इन विस टू द टॉपिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब आप थीसिस लिखते हैं तो आपके लिए बेहतर ये कि थोड़ा इनफॉर्मल तरीका अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है कि जब आप स्पोकन वर्ड्स में बात करते हैं तो इस तरीके से कि व्हाट आई वांट टू से इज दैट, व्हाट आई वांट टू से इज दैट। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप मौकिफ ले रहे हैं कि what I want to say is that unless the university administration enforces its strong anti-hazing policy, the well-being of many of its student athletes will be endangered. तो फिर आप क्या करें, इस स्टेटमेंट को खत्म कर दें और अच्छे तरीके से लिखें। तो मतलब आप स्टार्ट इस रफ स्टेटमेंट से ले सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब हमारे पास वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें सिंपल भी है, कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो थीसिस स्टेटमेंट आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखनी है, ये नहीं कि उसको कॉम्प्लेक्स करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स हो। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो एटलीस्ट, उसके बाद कितने भी इंडिपेंडेंट क्लास हो कोई मायना नहीं रखता। ठीक है, तो ये आपके लिए है कि अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो इसका फायदा क्या होता है, ये डिबेटेबल बन जाती है। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को रीड करें जो थीसिस स्टेटमेंट है। Although COVID-19 brings some challenges for globalization, such as disruption in global value chains and resurgence of protectionism, यहां से इंडिपेंडेंट क्लास शुरू। Globalization will bounce back because interdependence, cooperation and digital connectivity will not come to a standstill. हमने इसमें एक अपना जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसमें हमारा अपना स्टांस है। अल्दो देख के जो डिपेंडेंट क्लास है उसमें हमने वीक स्टांस ऑफ द अदर पार्टी भी बताया कि ये भी चीज है। मैच्योर राइटिंग में ये होता है कि अपना स्टांस भी बयान करें, दूसरे का भी थोड़ा बताएं, थोड़ा ज्यादा नहीं, अपने स्टांस को ज्यादा टाइम एंड स्पेस देनी है। ठीक है, अपने अगर किसी के स्टांस पे 3 पैराग्राफ दे रहे हैं तो अपने स्टांस पे 6 दें। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में लिखते जाए या आखिर में मुझसे पूछ ले, मैं माइक ऑन कर दूंगा उसके लिए। अब फंक्शन ये है कि फंक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये बताऊं, जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ द आउटलाइन देती है कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट है उससे ही हमारी आउटलाइन निकलती है। ठीक है, अगर थीसिस स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो हमारी आउटलाइन में मसला आ जाएगा और पूरी आउटलाइन, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ द एसे होता है, जैसे एक बिल्डिंग के कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर स्केलेटन होता है जैसे हमारे बॉडी का, तो ये आउटलाइन स्केलेटन होती है। और वो आउटलाइन किस पे डिपेंड करती है? एक सेंटर पिलर होता है, वो होता है थीसिस। अगर वो सेंटर पिलर ही सही नहीं हो तो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, जब स्ट्रक्चर सही नहीं हो तो पूरी बिल्डिंग हमारी खत्म हो जाएगी। दैट इज इन एसे। तो आउटलाइन हमारी कहां से निकलती है? थीसिस से। और स्ट्रक्चर ऑफ द एसे किस पे है? आउटलाइन है। और पूरा वेट किस पे होता है? आउटलाइन पे होता है।
और आउटलाइन का वेट किस पे होता है? थीसिस पे होता है। अल्टीमेटली पूरा वेट किस पे होता है? थीसिस पे होता है। तो अगर आपने एक दिन लगा के अपनी अच्छे तरीके से थीसिस स्टेटमेंट सीख ली, बना ली, तो पूरा साल जो आप प्रिपरेशन करते हैं अल्लाह के बंदो, तो वो सारी स्ट्रगल अगर आपने एक दिन में अच्छे तरीके से टाइम देकर समझ लिया तो कितना ना अच्छा है। आप एक एक वेरिएबल, बॉडी का पैराग्राफ, उसके कितने टाइम, एक एक पे एक एक दिन लगाएं, थीसिस पे एक दिन लगाएं, इंट्रोडक्शन पे एक दिन लगाएं, कंक्लूजन पे एक दिन लगाएं, कितने टोटल डिफरेंट चीजें होंगी? 15-16 डिफरेंट चीजें होंगी और क्या होंगी। ठीक है, तो अगर आपने 15-16 दिनों में सिर्फ ऐसे लिखना सीख लिया, बाकी ऐसे लिख के दिखाएं, कंटेंट मिलना कौन सा मुश्किल काम है? औखा काम तो नहीं है। किसी को भी कहेंगे वो आपको ढूंढ के देगा कंटेंट, किसी के ऐसे उठा ले कंटेंट वहां से मिल जाएगा। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े, गूगल पे सर्च करेंगे वहां से मिल जाए। कंटेंट ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम भी नहीं। ऐसे लिखना सीखें, दूसरे का कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट करके अपने अच्छे तरीके से आर्गुमेंट्स दे के आपको अगर बनाना आता हो तो वो उठा के आप करके आएंगे। तो पहले आपको लिखना तो आता हो ना, तो सारी गेम वहां पे जिस पे कम से कम फोकस होता है। अब थीसिस से क्या निकलते हैं? आउटलाइन। आउटलाइन में मेन जो होते हैं एस्पेक्ट्स होते हैं, या उनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, जो हमारे हेडिंग्स होते हैं। जो सब हेडिंग्स होते हैं उनको सब वेरिएबल और सब एस्पेक्ट भी कहा जाता है। ठीक, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूं। अब ये एग्जाम्पल है, कुछ मैंने अपने एसेस में से लिए। अब इंशाल्लाह जब हम फिर थीसिस का कभी जिक्र करेंगे तो आपके साथ न्यू जो रिलेवेंट एसेस है उनका भी जिक्र करेंगे। स्टिल दीज टॉपिक्स आर रेलिवेंट टुडे, क्योंकि इतने पुराने नहीं है, वही सिचुएशन वही चीजें चल रही। तो आगे चलें। तो अब टॉपिक है, विल कोविड-19 ब्रिंग एन एंड टू ग्लोबलाइजेशन? विल कोविड-19 ब्रिंग एन एंड टू ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, अब मैंने जो स्टांस लिया अपनी थीसिस में, कंटेंशियस, दैट इज अ डिबेटेबल वन, अल्दो, बल्कि आप थोड़े नोट्स भी बनाते जाएं, वो मेन जो पॉइंट्स हैं ताकि आपको फिर सुनना ना पड़े। अल्दो कोविड-19 brings some challenges for globalization, such as disruption in global value chains and resurgence of protectionism. ठीक, globalization will bounce back because interdependence, cooperation, डिजिटल कनेक्टिविटी विल नॉट कम टू ए स्टैंड स्टिल। तो हमारा स्टांस ये है कि ग्लोबलाइजेशन बाउंस बैक करेगी। हाँ, उसको सम चैलेंजेस हैं, मसले मसाइल हैं। स्टांस तीन टाइप्स के लिए जा सकते हैं। एक कि हाँ ग्लोबलाइजेशन एंड हो रही, टॉपिक के साथ एग्री कर दिया। एक नहीं, एंड नहीं हो रही, दोनों एक्सट्रीम है। एक होता है बीच वाला, हाँ उसको सम चैलेंजेस आई हैं, इसमें कोई मसला नहीं, चैलेंजेस आई हैं, बट ये फिर उभरेगा क्योंकि इसकी नेचर में है। ठीक है, ये स्टांस ये बीच वाला है, तो ये ज्यादा डिबेटेबल है, तो इस पे आप डिबेट करें। अब इसमें यह है कि अल्दो कोविड-19 ब्रिंग सम चैलेंजेस फॉर ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें जो वेरिएबल है, विजिबल वेरिएबल है चैलेंजेस टू ग्लोबलाइजेशन, कोविड-19 बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी। अब इसमें कुछ इंप्लाइड वेरिएबल्स हैं, इंप्लाइड जो हमें यहां पे नजर नहीं आ रहे बट सेंस बना रहे। अगर चैलेंजेस हैं तो इनके फैक्टर्स भी तो होंगे चैलेंजेस के, तो वो हमने इंप्लाइड उसके इमीडिएटली दे दिया। बाउंस बैक करेगी, तो ये जो चैलेंजेस थे और इसने बाउंस बैक किया, तो इन चैलेंजेस को भी कैसे खत्म करेंगे ताकि ये बाउंस बैक प्रॉपरली कर सके, तो उसके लिए हमने स्ट्रेटेजीज भी दे दी। इसमें हमारा ये मेन हमारा वेरिएबल है, तो इसमें 6 पैराग्राफ दे दिए, इसमें 3 दे दिए जो इसका वीक स्टांस है। इसमें चैलेंजेस 3 किए तो 3 हम फैक्टर्स बताएंगे और 3 हम फॉर एग्जांपल ये बता देते हैं। 15 हो गए और एक इंट्रोडक्शन का, एक कंक्लूजन का, 17 पैराग्राफ्स, एक और एक दो और भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी थीसिस से हमारी आउटलाइन लिखती, ये तो वेरिएबल्स हैं। अब सब वेरिएबल्स भी निकलेंगे, ठीक है, वो उसके लिए परेशान हो, उस पर भी हम फोकस करते हैं, उस पर भी जिक्र करेंगे। अब इसको मैंने मेन वेरिएबल्स में बना के आउटलाइन को लिखा है। इंट्रोडक्शन
या इंट्रोडक्टरी रिमार्क लेके आप स्टेटमेंट देंगे। What are challenges that COVID-19 brings to the globalization? Factors responsible for above challenges. How globalization will survive amid COVID-19? Ways to ensure that challenges to globalization be removed permanently. आप देखें यहां से निकाला, ये यहां से निकला, पूरी थीसिस है। अब पूरी आउटलाइन ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर चैलेंजेस टू ग्लोबलाइजेशन, ये जो था इस पे हमने 3 पैराग्राफ या 4, यहाँ पे 4 लिखी। अब कहां से निकले ये, इसकी लिंक मिलती है जाके दूर थीसिस के पास। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अबव चैलेंजेस 3-4 इस पे लिखे 3। हाउ ग्लोबलाइजेशन विल बाउंस बैक, हमने इस पे 5 लिख लिए, 5 स्ट्रेटेजीज पे लिखे, ठीक है। और एक हमने ये लिखा था, ग्लोबलाइजेशन हैज फॉलन इनटू द अबिस अपोजिंग व्यू। तो कितने हो गए, तकरीबन 1800-1900 हो ही गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लिंक जाके कहां मिलती है, इस थीसिस में मिलती है। अगर थीसिस हमने सही तरीके से ना बनाई हुई होती तो फिर हमारे पूरी आउटलाइन में मसला आ जाना। आगे चलते हैं, हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा हम प्रैक्टिस पे तो कर लेना। विल क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और क्रिएट न्यू वंस? जी जवेरिया, आई आंसर टू योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास। अगर है तो आप इस वक्त चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। Although अब will creation of new provinces solve existing problems or create new one? अब देखिए मैंने कौन सा स्टांस लिया, ये नहीं किया कि वो सॉल्व 100% करेगा, ये नहीं किया कि वो 100% प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, मैंने बीच वाला लिया, डिबेटेबल। Although creation थोड़ा लॉजिकल भी तो होना, creation of new provinces might foment a few new problems. It would solve most of the existing problems such as social grievances, administrative issues, economic issues and political instability. जो मेन स्टांस इंडिपेंडेंट क्लास में है वो मेरा ये है। तो ये वीक स्टांस है जो दूसरों का हो सकता है कि हाँ प्रॉब्लम्स कुछ लेके आएगा, बट ये कि ब्रॉडर लेवल पे प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो मेन की आइडियाज है, न्यू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। अब यहां देखें इंट्रोडक्शन, what are the new problems that will surface after the creation of new provinces? How the creation of new provinces would solve existing problem? अगर 3 इसमें दे रहे हैं या 4 इसमें दे रहे हैं तो 8 इसमें दें, ठीक है। 8 इसमें दे देते हैं, 8 या 9, 4 इसमें दे दें, ठीक है 4। Is an opportune time to demand new provinces, 1 इसमें दे दें। What steps have been taken for the creation of new provinces, 1-2 इसमें आ जाए, ठीक है। आशा डोंट डू दिस स्क्रीन के साथ। अब देखें कि इंट्रोडक्टरी रिमार्क, थीसिस, ठीक है, और काउंटर पर्सपेक्टिव दें या ना दें। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट विल सरफेस आफ्टर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, ठीक है। एक प्रॉब्लम, दूसरा मतलब दूसरा, ये तीसरा और चौथा। हाउ क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस वुड सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, कितने लिखें, तो इट विल एलिमिनेट सोशल ग्रीवेंसेस पे मैंने 2 पैराग्राफ्स लिखे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये पूरी चीजें क्या थीसिस में मैंने जिक्र की थी, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो वो वहां से निकले। इज एन अपॉर्चुन टाइम, ठीक है। हाउ द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, अब देखें इज एन अपॉर्चुन टाइम, उस पे 1 पैराग्राफ, व्हाट स्टेप्स है उस पे 1 पैराग्राफ और कंक्लूडिंग। तो ये चीजें होगी। तो इस तरीके से अब तीसरा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, होप्स एंड हर्डल्स। अब इस पे है कि although there are numerous hurdles in the way of new provinces, majority of citizens hope that new provinces would solve most of the existing problem. तो ये मेरा इंडिपेंडेंट स्टांस। और दूसरा ही हर्डल्स कौन से हैं, उसमें ये था कि वो प्रॉब्लम लेके आएगा, बट ये यहाँ पे है कि उसके क्रिएशन में हर्डल कौन से, तकरीबन 80% ऐसे तो सेम है। यही तो मैं आपको बताता हूं कि आप एरिया बनाए तो आपके जो भी उस टॉपिक के साथ
कोई भी उस एरिया के साथ टॉपिक आएगा आप कर लेंगे। यहाँ पे देखें 80% to 85% टॉपिक सेम है उसकी आउटलाइन, सिर्फ हर्डल्स चेंज है, बाकी तो पूरा ऐसे हर्डल्स एंड होप्स। इंट्रोडक्शन, hurdles in the way of creation of new provinces, hopes pertaining to the creation of new provinces, कौन सी hopes हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, is it opportune time to demand new provinces, what steps have been taken to, ये 3-4 यहाँ तक और ये सेम है और बाकी hurdles सिर्फ आगे देखें। इंट्रोडक्टरी रिमार्क, थीसिस, जस्टिफिकेशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू province, काउंटर पर्सपेक्टिव, hurdles यहाँ पे क्या था, वो प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, एथनिक प्रॉब्लम्स, दूसरे प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, रिलीजियस प्रॉब्लम्स वगैरह। यहाँ पे हर्डल्स बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल कौन सी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिन। अब यहाँ पे आए होप्स, होप्स में देखें तो वही है, सोशल अपलिफ्ट 2 पैराग्राफ उस पे वही सिमिलर 100% वही आउटलाइन है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वही 2 प्रॉब्लम, कॉपी पेस्ट, तो तकरीबन वही 9 पैराग्राफ। Is it opportune time? What steps have been taken so far? Concluding remark. तो न्यू प्रोविंसेस पे आएगा, जो भी पॉइंट आएगी तो इससे बाहर जाएगा नहीं, तो तभी मैं आपको कहता हूँ एरिया बनाएं। स्टेटमेंट डिफरेंट उसके साथ आ सकती है, एजुकेशन पे से बना रहे हैं तो उसको एज एन एरिया बनाएं। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन भी लिखें। एल्स एंड रेमेडीज ऑफ एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में, उसके लिए पेडागॉजी ऑफ द अप्रेस्ड भी पढ़ें, पाउलो फ्रीयर का। शायद सिद्दीकी का एजुकेशन फ्रीडम इनइक्वालिटीज पढ़ें। फॉलन लीव्स पे ऑन में है ऑन एजुकेशन पे से विल ड्यूरेंट का, वो पढ़ें। बर्टन रसेल का ऑन एजुकेशन पे एंड फंक्शंस ऑफ टीचर पे, तो वहां से पढ़ें। कोरियन, साउथ कोरियन एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम, सिंगापुरियन मॉडल को पढ़ें, एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम, तो वहां से। को एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन कमीशन के कौन से मसले मसाले और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जब एजुकेशन पे टॉपिक आएगा तो कोई मसला नहीं होगा, आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मैंने एक वो देखा था आज जब CSP सिस्टम था 1957 में, तो उस वक्त मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन आया हुआ था। 2021 में आया था मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन, मतलब व्हाट डू मीन बाय पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ नेशन 2020 में आया था, ठीक है। तो अगर ये आता है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, इट मींस टेल मी द पर्पस ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, तो इस तरीके से कहाँ जाएगा, उसकी भी एक लिमिटेशन है टॉपिक। तो अब आपने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट के लिए बुक आपको जेड लाइब्रेरी से मिल जाएगा, नहीं मिलता मुझे बताएं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा वहां पे। तो अक्सर लोग कहते हैं, कभी कभी मैं ईपब रीडर में शेयर करता हूं क्योंकि मेरे पास मैकबुक है, तो इस वजह से लोग कहते हैं सर हमारे पास नहीं खुल रहा, बिल्कुल। तो आप कंप्यूटर पे डाउनलोड करें और ईपब PDF ऑनलाइन कन्वर्ट कर लें। कभी कभी मेरे पास PDF नहीं होता, तो हम वहाँ ऑनलाइन कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन ईपब डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर पे हो जाएगा अगर वो विंडो वाला है तो, ठीक है। तो ये एक ऐसे था जो अब तो माजी हो गया, तो उस वक्त मैंने जिक्र किया हुआ था, तो अब मैं आपके साथ भी इसका जिक्र कर लेता हूँ। हम कहते हैं कि ऐसे इंग्लिश ऐसे मुश्किल आया, वो किस तरीके से, क्योंकि इंग्लिश ऐसे में 3 डिफरेंट टाइप्स के एसेस आते हैं, कभी प्रॉब्लमेटिक एसेस, आर्गुमेंटेटिव जो इशू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं जैसे क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ नेशन, तीसरे आते हैं लिटरेरी, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक देम लेमनेड। तो जब उनको ऐसे को मुश्किल करना होता है तो वे क्या करते हैं, प्रॉब्लमेटिक एसेस को निकाल देते हैं, बाकी आर्गुमेंटेटिव रख लेते हैं। तो आप देखें तो ये केपी का PMS का था, तो वहां पे तकरीबन 8 के 8 टॉपिक इन्होंने क्या कर दिए, आर्गुमेंटेटिव बना दिया। तो आपने सिर्फ इशू बेस्ड जिसमें कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन हो उस पर फोकस करने से अच्छा आर्गुमेंटेटिव भी बनाए, भले आप जो लिटरेरी और फिलोसॉफिकल हाईली आर्गुमेंटेटिव उन पे ना आ जाए, जो इशू बेस्ड टॉपिक्स हैं उनको जब ये आर्गुमेंटेटिव कर देते हैं। जैसे एजुकेशन का टॉपिक मैंने बताया, क्लासरूम्स डिसाइड द फेट ऑफ नेशन, टूरिज्म पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव हैंड इन हैंड, तो यहाँ डू नॉट मूव टुगेदर। तो इस तरीके से जो इश्यूज हैं उनको जब ये आर्गुमेंटेटिव बनाते हैं तो उन पे आप जरूर प्रैक्टिस करें, वरना नैरो मार्जिन से पास करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करें, तो चैट बॉक्स में लिख लें, वरना मैं आपके साथ दूसरे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया कि वो हम डिस्कस करेंगे,
तो हम उसको शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने जो लेक्चर था अभी आपके साथ जो मैं आपने शेयर किया है, तो अभी आपको नजर में आ रहा होगा। आई होप स्क्रीन इज विजिबल, स्लाइड नैरेटिव ऐसे। तो काइंडली एक्नॉलेज इन चैट बॉक्स आल्सो। तो एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो मेरे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स है, मैंने 2 घंटे मतलब 2 लेक्चर्स लगाए थे। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि इसको सम अप करूं आधे घंटे में। तो हो सकता है वो इस जल्दबाजी में मैं जस्टिफाई ना कर सकूं, बट ये है कि आपको ये हेल्प करेगा कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें और खुद प्रैक्टिस कर लें। और ये जो आज का लेक्चर है, इंशाल्लाह मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। स्पीड कम है वैसे इंटरनेट की, बट ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं ताकि आप और ज्यादा मुस्तफीद हो सकें और दूसरे लोग। तो हम टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स पे आते हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्योंकि अगर आप देखें तो इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है उसमें उन्होंने लिखे हुए हैं वेरियस डिस्कोर्सेस ऑफ राइटिंग। ठीक है, अब वेरियस डिस्कोर्सेस ऑफ राइटिंग में क्या चीज आ जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स में आप देखें तो सबसे पहले हम आते हैं नैरेटिव पे। अब नैरेटिव पैराग्राफ क्या करता है कि ये अक्सर इसीलिए इस्तेमाल होता है कि अपने एक्सपीरियंस को आप क्या करते हैं, नरेट करते हैं। अब एक्सपीरियंस को जब आप नरेट करते हैं तो वो हो सकता है कि वो फर्स्ट पर्सन में हो, बट हम कोशिश करेंगे कि हम थर्ड पर्सन में करें, क्योंकि हम फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं। जब अनअवॉइडेबल हो तब हम फर्स्ट पर्सन में कर सकते हैं, बट ये है कि हम कोशिश करेंगे कि थर्ड पर्सन में करें। ये एक एक्सपीरियंस को, ये जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसके लिए नरेट किया जाता है। और इसमें हम कुछ चीजों का ख्याल करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और जो डिटेल होती है उसकी प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और हम उसका गारंटियर होते हैं। ठीक है, तो इस पे आते हैं कि टाइम ट्रांजिशन विद इन पैराग्राफ्स पे रखते हैं। ये नैरेटिव पूरा ऐसे भी लिखा जाता है, बट हम यहाँ पे नैरेटिव ऐसे से नैरेटिव पैराग्राफ पे रहेंगे। और एक अलग पैराग्राफ नैरेटिव हो सकता है, बट हम फॉर्मल राइटिंग में इनको मिक्स कर देते हैं, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, इलस्ट्रेटिव वगैरह वगैरह। तो अब टाइम ट्रांजिशन के ये वर्ड्स हैं, आगे चलते हैं। अब नैरेटिव ऐसे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन वाली जो डिबेट थी मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, थोड़ा हम इसमें स्पीड अप चलेंगे। अब ये देखें, काफी मिसाल होंगे, मैं हर एक का एक एक मिसाल का जिक्र करूंगा। फर्स्टली, historical animosity between Islam and the West adds fuel to the flames of Islamophobia। ठीक है, ये हमारा टॉपिक स्टेटमेंट हो गया। इसमें टॉपिक है historical animosity between Islam and the West और adds fuel to the flames of Islamophobia। ये है कंट्रोलिंग आइडिया कि पूरा पैराग्राफ अब इस पे होगा। अब देखें कि ये कैसे पूरी हिस्ट्री को नरेट कर रहा है, हमारा एक्सपीरियंस या हमारी ऑब्जर्वेशन को ये नरेट कर रहा है। This bitter feud has created a huge chasm of misunderstanding between two civilizations। अब ये एक in past, the forces of Islam and the Western empires confronted each other on the different occasions, including battle in Andalusia, Sicily, Eastern Europe, and Holy Lands of Palestine during the Greeks in past। ठीक है, अब ये कि उसके बाद फर्दर पास से अब थोड़ा आगे, अब देखें टाइम ट्रांजिशन उसकी। द कोलोनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स लैंड्स बाय द वेस्टर्न एम्पायर एग्रेंटाइज द सिनेरियो। तो उसके बाद those bitter historical experiences are now translated into permanent ill will and negative perception of each other। अब इन पास्ट थे, उसके बाद हम फर्दर पे आए, अब यह है कि नाउ पे आए, अब इवन टुडे पे देखें कि माजी से दूर से फिर करीब आए, फिर बिल्कुल करीब आए, आज वाली बात पे है। हिस्ट्री ऑफ ब्लड एंड डेथ हैज अ बियरिंग ऑन द वेस्टर्न माइंड्स इन अ फॉर्म ऑफ इस्लामोफोबिया। तो हमने पूरी अपना जो हिस्ट्री का, क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री में तो एग्जिस्ट नहीं करते ना कि हम आए में लिख थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, जो ऑब्जर्व किए कि वो नरेट कर रहे हैं। तो इस पे काफी पैराग्राफ्स हैं। अब डेफिनेशन होती है। अब डेफिनेशन या डेफिनेशनल जो पैराग्राफ्स होते हैं वो पैराग्राफ्स पे हो सकते हैं,
या किसी पैराग्राफ में अंदर एक स्टेटमेंट हो सकती है, वो टॉपिक सेंटेंस में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको डिफाइन करती है। तो अगर नॉर्मल पैराग्राफ्स में अगर हम डेफिनेशन यूज करते हैं तो सेकंड सेंटेंस पे यूज करते हैं। प्रीवियसली हमने लेक्चर्स में इसको काफी डिटेल में पढ़ा है, जो मेरे लेक्चर्स ले चुके हैं। अब इसी तरीके से जो डेफिनेशन के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो भी इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, वो इमीडिएट, क्योंकि जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं, बज़ वर्ड्स होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, या जो कीवर्ड्स जिनकी माना बहुत वसी है, उनको हम क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से जिक्र करते हैं। अब डेफिनेशन में हम सिनोनिम्स, उनकी फॉर्मल डेफिनेशन एंड एक्सटेंडेड डेफिनेशन देते हैं। यहाँ पे देखें कि हमने सॉफ्ट इमेज का जिक्र किया था, तो हमने पूरा पैराग्राफ्स पे लिखा, सॉफ्ट इमेज इज एन आउटलुक ऑफ अ कंट्री इन ग्लोबल अरीना। हमने इन शॉर्ट दूसरी स्टेटमेंट मैंने कहा है कि डेफिनेशन क्या थी कि a set of beliefs and perceptions that people have about a given country। और उसके बाद हमने पूरी एक्सटेंडेड डेफिनेशन, जो डेफिनेशन के पैराग्राफ्स होते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन है, क्या उनको टॉपिक सेंटेंस होता है? बिल्कुल उनको टॉपिक सेंटेंस होता है। अगर कोई नहीं देता तो वो गलती कर रहा है और उसको वो देनी चाहिए। अब जिस तरीके से अब अपना हम अपने एक्सपीरियंसेस को या ऑब्जर्वेशंस को नरेट करते हैं, इसी तरीके से हम अपने जो सिचुएशंस होती हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। अब जब सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम सेंसरी डिटेल देते हैं। ठीक है, सेंसरी डिटेल में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स बहुत यूज करते हैं। ठीक है, जब एडजेक्टिव्स बहुत यूज करते हैं तो हमें फील होता है कि हमारे सेंसेस उसको रियलाइज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस उस वक्त कर रहे हैं। तो हम जब भी अपने राइटिंग लिखते हैं तो उसमें एक फिजिकल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लेफ्ट टू राइट या दूर से, जैसे हमने हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अभी नरेशन में किया, तो पास्ट, उसके बाद फर्दर, नाउ, इवन टुडे। तो ये तो राइटिंग का एक तरीके का है। अब सेंसरी डिटेल्स वो मैंने आपको बात बताई। अब इस पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट, इन अ विंडो वाज अ फैन, इसमें तो कोई सेंसरी डिटेल नहीं, बट यहाँ पे देखिए, अगर इसको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का हिस्सा बनाते तो इस तरीके से बनाते, द ब्लेड्स ऑफ रस्टी विंडो फेन क्लेटर्ड, रस्टी विंडो फेन, रस्टी विंडो, क्लेटर्ड, नॉइज से रिलेटेड, ईयर, whirled as they blew out a stream of warm soggy air, warm soggy touch से sense of touch को रिप्रेजेंट कर, whirled। तो आप देखें कि जो साइट है उसमें रस्टी विंडो, फेन, whirled, हियरिंग से रिलेटेड, क्लेटर्ड, फील हो रहा है कोई चीज का। ठीक है, तो अब आप इसको भी अगर पढ़ेंगे तो इसमें भी इस तरीके से ही आपको सनसनी के जैसे हॉट, फ्रेकल्ड किल, rankled by shouting, disorderly families, सूलिंग, क्लोज फेस, तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स बहुत यूज हुए हैं। ये मार्क ट्वेन का ये पैसेज है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशंस बाय एग्जांपल। तो इसमें सिंपल हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स यूज करते हैं टॉपिक सेंटेंस के बाद। जैसे यहाँ पे आप देखें, फॉर कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी, फॉर इंस्टेंस स्टडी रिलीज बाय सेंट्रल कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद वो दी, फिर दूसरी रिसर्च थी, उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया और हमने कंक्लूजन रखी। तो इसमें पूरा पैराग्राफ क्या होता है, एग्जांपल्स में होता है। अब ये है कि इसके बाद आता है प्रोसेस एनालिसिस। अब प्रोसेस एनालिसिस के को हम जिक्र करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पूरी एक दूसरी वो है पीपीटी। तो अगर हम प्रोसेस एनालिसिस को देखें तो प्रोसेस एनालिसिस में आप देखें कि हम ये जो प्रोसेस एनालिसिस होता है ना, उसका हम तकरीबन जो जिक्र करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। तो प्रोसेस एनालिसिस को हम अक्सर फोकस करते हैं जब हमें कोई स्ट्रेटेजी देना हो, ठीक है, या हमें कोई इफेक्ट बयान करना हो, तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस एनालिसिस को यूज करते हैं, इस टेक्निक को। ठीक है, अब देखें किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे नरेशन बताती है हमें कि व्हाट हैपेंस,
हम अपने एक्सपीरियंस को, हम अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, नरेट करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो प्रोसेस एनालिसिस में भी हम अपने प्रोसेस को बता देंगे कि ये चीज कैसे हुई। तो इसमें दो किस्म है, इनफॉर्मल, इंफॉर्मेशनल एंड डायरेक्शनल। इंफॉर्मेशनल में सिंपल इंफॉर्मेशन देता है, और डायरेक्शनल में डायरेक्शन देता है कि ये चीज किस तरीके से की जाती है। जैसे दवाई के पीछे लिखा हुआ होता है तो वो डायरेक्शनल होता है। तो इंफॉर्मेशनल ये होता है कि अब ये कहाँ पे यूज, जैसे हाउ हार्ट फंक्शंस, एटम बम वर्क कैसे करता है, या क्लाइमेट चेंज कैसे हो रही है, कैसे हमारे जो अर्थ है उसको इम्पैक्ट कर रही है। तो इन चीजों पे ये चीज आ जाती है। तो यहाँ पे इफेक्ट में, और फॉर एग्जांपल आप मिसाल देना चाहते हैं कि वाटर क्राइसिस को खत्म करने है तो स्मॉलर डैम्स बनाने हैं, तो आप बताएंगे कि स्मॉलर डैम्स क्या करेंगे, किस तरीके से खत्म करेंगे, हमारी जरूरियात पानी की कितनी है, स्मॉलर डैम्स किस तरीके से पूरा करेंगे, या कहीं पे वो चीज यूज हुई है तो आप उसका एग्जांपल देके बात खत्म कर। अगर नहीं हुई, नई स्ट्रेटेजी है तो आप बताएंगे, तो एक एक चीज बताएंगे। दैट इज अ प्रोसेस एनालिसिस। तो अगर आप कोई नई अपनी क्रिएटिविटी बता रहे हैं इन अ सॉल्यूशन, आपके पास दूसरी दुनिया के एग्जांपल्स नहीं है, देन यू यूज अ प्रोसेस एनालिसिस टेक्निक्स टू जस्टिफाई योर स्टांस। तो यहाँ पे आए देखें, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुस्लिम्स इज टू सेव देयर होम राइट। The Muslims should take measures like organizational cooperation वगैरह, and promoting counter narratives from their soil to avoid rise of Islamophobia. Further, branding of terrorism with Islam augments Islamophobia. For this, Muslims should take measures to nip the evil of Islamophobia and but by countering radicalization and extremism. Further, through intellectual debates, Muslims should win the hearts and minds of other people, and injections of Islam should be practiced to show the humble and benign image of Islam. Thus, these practices would check Islamophobia. बता रहा है कि क्या किससे आपने करना है, किस तरीके से कोई चीज अपनानी है, तो तभी जाके आप इस्लामोफोबिया को खत्म कर पाएंगे। तो ये चीज प्रोसेस एनालिसिस में आ जाती है। तो उसके बाद है ये पैराग्राफ है जिसमें प्रोसेस एंड डिस्क्रिप्शन को मिला लिया है। तो आपकी टेक्निक्स भी मिक्स होंगी, तो इसमें कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। बट इसके सिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता हो कि मैं क्या चीज कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, दो चीजों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। एक चीज फेमिलर होती है, दूसरी अनफेमिलर होती है। हम अनफेमिलर चीज को फेमिलर करना चाहते हैं तो उसको फेमिलर चीज के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और किसी या इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको उसकी हम इंपॉर्टेंस बताने के लिए किसी अदर इंपॉर्टेंट चीज के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका पर्पस यही होता है कि जो अनफेमिलर चीज है उसको हम डिस्क्राइब करें। इसमें दो मेथड्स होते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। पॉइंट बाय पॉइंट को हम 1 to 1 भी कहते हैं, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट को हम 1 and 1 या 1 side at a time भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट में दूसरी चीज ये होती है कि दोनों सब्जेक्ट्स जो कंपेयर कर रहे हैं तो उनका जिक्र टॉपिक सेंटेंस में भी होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस में भी होगा। अब पॉइंट बाय पॉइंट में ये होता है कि एक पॉइंट एक की, दूसरी पॉइंट दूसरे की, उसके बाद फिर एक पॉइंट एक की, दूसरी पॉइंट दूसरे की, तो एक के बाद दूसरी, मतलब अपोजिट चलेगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में होता है पहले एक को आप बयान करें, उसके बाद दूसरे को कहते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से हम कराची एंड लाहौर का एग्जांपल दे रहे हैं, तो पॉइंट बाय पॉइंट में ये होगा कि पहले कराची का क्लाइमेट का जिक्र करें, उसके बाद लाहौर का, फिर कराची के ट्रांसपोर्ट का, फिर लाहौर के ट्रांसपोर्ट का, फिर जो है कराची के टूरिस्ट अट्रैक्शंस का, देन लाहौर की, इसी तरीके से फिर कराची के अकोमोडेशंस, उसके बाद लाहौर की। तो बट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में ये होगा कि पहले हम कराची के क्लाइमेट को, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड अकोमोडेशंस को जिक्र करें, उसके बाद लाहौर की। तो अब ये है कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट का एग्जांपल दिया हुआ है, आपके साथ ही मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से रीड कर लेना। तो काज एंड इफेक्ट जो होते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉब्लमेटिक एसेस होते हैं तो वहां पे हम इनको लिखते हैं, काज वाले जो पैराग्राफ्स होते हैं और जो इफेक्ट वाले होते हैं। तो काज एंड इफेक्ट में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे, तो ये मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट आर द कल्प्रिट फैक्टर्स बिहाइंड द राइजिंग इस्लामोफोबिया, तो ये काज वाले पैराग्राफ्स, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट आर द हॉरेंडस रिपरकशंस ऑफ राइजिंग इस्लामोफोबिया, यहाँ पे इफेक्ट वाले।
तो ये अलग टेक्निक नहीं है, इनकी टेक्निक ही है, ठीक है। और डिवाइड एंड क्लासिफिकेशन में हम ये इतनी डोमिनेंट नहीं है, तो हम इसमें ये चीज करते हैं कि हम अपने जो जिस चीज का जिक्र करें उसको हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये लीवर पे एक पैराग्राफ है, इतना डोमिनेंट नहीं है, तभी मैंने अपना ऐसे नहीं लेके आया पैराग्राफ, और ढूंढने में काफी टाइम लग रहा था, बट मैंने लिखे हुए हैं इस पे। लीवर्स ऑफ फर्स्ट काइंड, लीवर्स ऑफ सेकंड काइंड, लीवर्स ऑफ थर्ड काइंड। तो ये चीज क्या है, डिवाइड एंड क्लासिफिकेशन में आ जाती है। उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्गुमेंटेशन एंड परस्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं कि आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं कि दूसरे के इमोशनल अपील को परस्यूट करने की, ठीक है, उसको पर्टिकुलर डिसीजन लेके देते हैं कि इस तरीके से ये चीज होगी। अब ये है कि जैसे क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ नेशंस, तो आर्गुमेंटेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि आर्गुमेंट्स के थ्रू किसी को, एग्जांपल्स के थ्रू तो हम विन कर सकते हैं, पर थ्रू आर्गुमेंट्स आपको उसको जब तक लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं देंगे, अपीलिंग नहीं देंगे, उसमें फिगरेटिव एंड लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, ठीक है, रिदम यूज नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से पॉजिटिव टोन नहीं देंगे, तो आप कोई लॉजिकल आर्गुमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई आसान काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मिसाल दिया कि एजुकेशन रेसेस द इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ अ सोसाइटी, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपील करनी है कि जैसे डल मासेस होते हैं उनके नुकसानात क्या हैं, जो पढ़ी लिखी कौम है तो उनके जो है फायदे फवायद कैसे हैं, तो अच्छे तरीके से आपने वो बिल्ड अप करना होता है। तो अब मैंने ये तो थोड़ा जल्दी में कर लिया, बट ये हमने 2 घंटों में किए थे, एक एक घंटे 2 दिन दिए थे इस पे, तो जाहिर सी बात है उतनी जस्टिफिकेशन के साथ तो मुमकिन नहीं था, बट ये है कि आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं जी, चैट बॉक्स में लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यस आयशा, मुझे आई होप मैं आप लोगों के साथ अपना नंबर शेयर कर लेता हूँ। अगर कोई ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो उसको, जो जनरल ग्रुप है मेरा जिसमें मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, तो मुझे वो मैसेज कर दे, मैं आई विल ऐड दैट पर्सन इन अ ग्रुप। वहां से मटेरियल इंशाल्लाह मैं रात में या सुबह को शेयर कर दूंगा, ठीक है। हम्म। जी अब्दुल्ला, आई टीच ऑनलाइन, मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, यू कैन कांटेक्ट मी। अभी मेरा सेशन वैसे इंग्लिश ऐसे का चल रहा है, तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ। जी तो उज़ैर में आप शेयर करता हूँ। तो करंट टॉपिक्स में फातिमा मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि टॉपिक्स पे आप ना जाएं, टॉपिक्स वही आते हैं। अब कहाँ जाएगा वो बताएं, एजुकेशन से, डेमोक्रेसी से, वुमेन या जेंडर से, तो इन चीजों से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से, सोशल मीडिया से, और 4-5 टॉपिक्स मिलाने, एरियाज मिलाने, तो 8-9 एरियाज ही तो हैं, ये बढ़ा चढ़ा के, वरना 4-5-6 एरियाज हैं। तो आप अगर एरिया बनाएंगी तो कहाँ जाएगा। एजुकेशन जो वाला मैंने बताया एग्जांपल दिया था, एजुकेशन पे अगर आपने कोई कहाँ कौन सा ऐसे लेके आ सकता है, अगर आपने उसमें जो है विल ड्यूरेंट भी पढ़ लिया, बर्ट्रैंड रसेल को पढ़ लिया, ठीक है, paulo फ्रेयर को भी देख लिया, शायद सिद्दीकी को पढ़ लिया, पर्पस ऑफ एजुकेशन भी देख लिए, मीनिंग भी देख ली, एल्स एंड रेमेडीज भी पाकिस्तान के थे, एलिमेंट्री स्कूलिंग सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, कोई अब कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। थैंक यू फरा। तो हमजा, हमने टॉपिक सेंटेंस पे प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा एक, हमने तकरीबन आधा पौना घंटा उस पे बनाया हुआ था, और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स भी सेंड की हुई थी, उनकी चेक भी हुई है। तो आज तो मैंने उनकी पैराग्राफ पे असाइनमेंट्स थी वो भी चेक करनी थी, तो इंशाल्लाह वो भी। जी हफ्सा, आई हैव शेयर माय नंबर, तो मुझे कोई आप में से याद दिला दे, जिन बुक्स का मैंने जिक्र किया है तो मुझे याद दिला दे, मैं शेयर कर दूंगा। Fundamentals of essay, I think I've shared. If I haven't shared, kindly let me know. I think साथ आपने मुझे पहले भी याद दिलाया था, तो प्लीज, मैंने शेयर किया हुआ था बट फेल हो गया था आई थिंक, तो इस वजह से बाकी बुक शेयर हो गए, वो रह गया था।
जी जवेरिया श्योर। तो जी तो ओके। अच्छा तो बाकी मैं माइक ऑन कर लेता हूँ, जवेरिया आप अपनी माइक को ऑन कर लें तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आप क्वेश्चन सर पूछें। जी सर, मुझे ये पूछना था कि ना आपने बताया कि हम पहले थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उनके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको लाइक आउटलाइन में डिवाइड करके और उसके अकॉर्डिंगली पैराग्राफ लिखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो जी सर, और सर है ना आपने जैसे जो पर्टिकुलर एरियाज बताई, तो सर है ना वो आप काइंडली रिपीट कर सकते हैं, और उनका कंटेंट में मुझे ये इशू था। क्या क्या रिपीट करूं? सर ये जो आपने बुक्स बताए ना, आई कुड नॉट राइट, लाइक आप बहुत थोड़ा जल्दी बता रहे अच्छा थे ना, अच्छा तो मुझे मैं शेयर कर लेता लिखने में हूँ, मैं वो लिख ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। आई होप और यू आर इन अ ग्रुप। नो सर, आई एम नॉट। ओके आप, मैंने नंबर शेयर किया, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा एंड आई विल शेयर दीज बुक्स इन अ ग्रुप। जी जी। एंड सर लास्टली सर, अ रिक्वेस्ट आई हैव टू आस्क, लाइक सर है ना मुझे लाइक कितने, सर अगर हम वंस अ वीक एक इंट्रोडक्शन, आउटलाइन और कंक्लूजन लिखते हैं, तो इज इट इनफ टिल लाइक माय स्पेशल एग्जाम, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपीयर इन दैट। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स बन गए हैं तो फिर तो ठीक है, इस तरीके से ऐसा चल सकते हैं। अदरवाइज आप अपने एक महीने में 4 एसेस लिखें। ठीक है, आपको स्पेशल एसेस में आपको मैं बताऊं कि मेन जो टॉपिक्स हैं एजुकेशन डेमोक्रेसी, इनमें से ज्यादा आएंगे, और जेंडर, ये जो वुमेन वाले जी हैं, सर। सोशल मीडिया, ये 4 टॉपिक्स आपने आंखें बंद करके बनाने हैं सबने, तभी आपके बिल्कुल जी अच्छे सर। तरीके से निकल जाएंगे स्पेशल। जी अगर जी सर। 30 जी और क्वेश्चन है हाफिजा का, रुखसाना। तो अगर 30 स्टेटमेंट ना लिखे और सिर्फ आउटलाइन लिख दें तो पास हो सके, बिल्कुल पास हो सकते हैं। बट हम बेस्ट की बात करें कि बेस्ट चीज कौन सी है, बिल्कुल आप पास हो सकते हैं। राइटिंग थीस स्टेटमेंट इन आउटलाइन इज नॉट अ डिसाइसिव फैक्टर्स, इट इज ऑप्शनल। बट ये है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में जरूर लिखनी है, क्योंकि थीसिस तो स्टांस है। जी Aisha, I've shared my number. Kindly text me so that I can add you. Again, I'm sharing my number. So, I've shared my number again. I hope everything is clear now. So, we should end the class now. बाकी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और जो अनरजिस्टर्ड हैं, कोई इशू नहीं। आप जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ यहाँ पे जिक्र किए हैं उन पे अपनी अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं। जो रजिस्टर्ड है मैं उनकी कल चेक करके क्लास में उनको बता दूंगा, जो नहीं है उसमें तो उनको मैं आ, उसी वक्त बता दूंगा या चेक करके उनको इन पर्सन बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी एक सेकंड, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उनकी जो आज का होमवर्क चेक होना था वो हम इंशाल्लाह कल आपको क्लास के स्टार्ट में ही चेक कर देंगे। जी जी बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल है सर, 2023 में अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके मुताबिक फिर कौन कौन सी हैं? वो मैंने बताया ना कि वो एरियाज ही बनाए, टॉपिक्स पे ना जाएं। टॉपिक्स किसी के नहीं लगते, एरियाज लगते हैं। मैंने 4 एरियाज बताए, वो उस पे जरूर आप बनाएं। एजुकेशन, डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड ग्लोबल वार्मिंग, इस पे जरूर बनाएं अपना मटेरियल। जी